गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। पैरालिसिस मैनेजमेंट की आज बात करेंगे। और उसके पहले हमने जो मसल टोन की बात करी थी, जिसमें 3-4 मेडिसिन आपको आके निकली थी। S5 आया था, C5 आया था, S3 C3 आया था, F1 आया था और वाइट इलेक्ट्रिसिटी आई थी। तो मैटी जी की जो इन्होंने मेडिसिन बनाई, इसमें खासियत इतनी अच्छी है कि आप कान कहीं से भी पकड़ो, हर एक थ्योरी पे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन जो है वो फिट हो जाती है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, तो दोनों टाइप के, बोथ टाइप ऑफ स्ट्रोक, सडन ऑनसेट पे भी और उसके बाद में आगे चलने वाला जो उसका ट्रीटमेंट है उसके हिसाब से हमको क्या करना है। तो ये वीडियो आज उसके लिए। तो नमस्कार, मैं हूँ विक्रम सिंह लाहौरी, नागार्जुना नेचुरो केयर हेल्थ वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात ये आती है कि भाई, मोटा मोटी कि पैरालिसिस जो होते हैं जो स्ट्रोक हो गया, तो वो कितने प्रकार का हो रहा है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर इन बातों को क्लियर करने के पहले पहली लाइन जो हमको क्लियर करना होती है, वो लाइन ये है कि फर्स्ट 1 घंटे से लेके 3 घंटे तक का जो मेन समय होता है, वो समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और क्रॉनिक केस पे तो क्या है कि हमारे इलेक्ट्रोपैथ जो प्रैक्टिशनर हैं वो वर्क कर लेते हैं, लेकिन अचानक स्ट्रोक आता है या कोई कंडीशन होती है, तो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, ये वीडियो इस चीज़ के लिए इंडिकेट करता है। कुछ चीज़ें हो सकती है कि किसी का एक मेडिसिन इधर से उधर होगा, लेकिन मैं जो आप लोगों को फैक्ट फाइल फॉर द फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी बेस पे मैं बता रहा हूँ, तो उसको आप लोग समझें। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये दो, एक तो स्ट्रोक होगा, इस्टेमिक होगा, जिसमें कि आप देखेंगे हैमरेज नहीं होता है, लेकिन ब्रेन की जो सेल्स हैं वो डैमेज होती है, उसमें न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं, जिसके कारण आपको राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड या फिर आपको किसी भी प्रकार का आपको क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। और जो आपकी मसल्स है वो डीएक्टिवेट हो सकती है, जिसे आप हिंदी में लकवा बोलते हैं, फालिस बोलते हैं, या आप क्या बोलते हैं उसको, पैरालिसिस बोलते हैं। दूसरा टाइप अगर हम बात करने जाएं तो वो होता है हेमोरेजिक टाइप, जिसमें कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या होता है कि जो ब्रेन की जो वेसल्स हैं वो क्या होती हैं, वो फट जाती हैं, ब्लास्ट हो जाती है, रैप्चर हो जाती हैं, जिसके कारण ब्रेन के अंदर डिपोजिशन ऑफ ब्लड होने लगता है, जिससे कि क्या होता है, जिससे आपको होता है कि इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर आपका बढ़ जाता है और बढ़ने के कारण ये कंडीशन सामने आती है। अब मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि स्ट्रोक या पैरालिसिस ये नर्वस डिसऑर्डर तो है, लेकिन ये जो मुख्य डिसीज है ये वस्कुलर डिसीज है। क्योंकि आप हम इस्टेमिक स्ट्रोक की बात अगर करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि क्लॉट और क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन इन द वेसल। वहाँ हेमरेज नहीं हुआ है, लेकिन कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ऐसा क्लॉट है जो उस पर्टिकुलर सप्लाई को रोक रहा है और जिसके कारण ये स्ट्रोक आया है। दूसरी चीज, हेमरेज की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्लॉटिंग नहीं है, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि वो जाके जो वेसल है वो बस्ट हो गई और ये स्ट्रोक आपको आया है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात अगर हम करें तो सबसे पहली बात आती है किस चीज़ को मैनेज करना है। हमको मैनेज करना है सबसे पहले पेशेंट के हाई ब्लड प्रेशर को। तो हाई ब्लड प्रेशर को आपको सबसे पहले मैनेज करने के लिए यहाँ पर आप येलो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कीजिए। डब्ल्यू को मैं इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि न्यूट्रलाइज करती है, और कभी कभी डब्ल्यू से हाई ब्लड प्रेशर पर रिजल्ट नहीं आते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल करने का काम कर रही है, वो लो को
न्यूट्रल करने का काम कर रही है और हाई को भी न्यूट्रल करने का काम कर रही है। लेकिन अगर हमें फटाफट से यहाँ पर रिजल्ट चाहिए तो सबसे पहले हमें उस पेशेंट की टंग के ऊपर वाई को जितना ज़्यादा हो सके, जितनी ज़्यादा बार हो सके, डायरेक्ट उसकी टंग पे हमें 10-10 ड्रॉप या 20-20 ड्रॉप करते हुए उस पेशेंट को हमें देना है। लगभग 15 मिनट के अंदर हमें उससे 40 से 50 ड्रॉप जो है उसकी टंग पे वाई के डाल देना चाहिए, जिससे कि उसका क्या है कि ब्लड प्रेशर जो है वो लो होना चालू हो जाएगा। साथ ही साथ में 5-6-7 नंबर नोवेल और स्पाइनल कार्ड के ऊपर भी हम येलो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सटर्नल एप्लीकेशन या हम वहाँ पे कॉम्प्रेशन कर सकते हैं लगातार, जिससे कि जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर है वो बहुत जल्दी कंट्रोल होने लगता है। साथ ही साथ में अगर हम और फास्ट रिजल्ट लेना चाहते हैं तो हम S6 की लीटर डाइल्यूशन में, लीटर डाइल्यूशन इट मीन्स आप D4 D5 D6 से काम कर सकते हैं। यहाँ पर लगातार हम इसकी अगर पेशेंट कैपेबल है तो उसकी ड्राइव जो ग्लोबुल्स है हम उसका यूज़ करेंगे, और अगर पेशेंट कैपेबल नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लगातार उसके भी ड्रॉप्स वाई के अल्टरनेट S6 के भी ड्रॉप्स उसकी टंग पे लगातार डालते रहेंगे, जिससे कि ये हो कि उसकी यूरिनेशन की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाए और उसके साथ में आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए। तो जो फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट हम पैरालिसिस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें पेशेंट का जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरी बात क्या हो गई कि हमने जब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लिया, इसके बाद हम जब सीटी स्कैन कराते हैं या हम कुछ करते हैं तो हमको वहाँ पे ये देखना है कि भाई ये इस्चेमिक स्ट्रोक है या फिर ये आपका हेमोरेजिक स्ट्रोक है। अब जब वो पहली बार आपके पास पेशेंट आएगा और आप ये पता करना चाहेंगे कि ये जो है स्ट्रोक है ये कैसा होगा, तो क्लिनिकली आप सबसे पहले उसको क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि अगर इस्चेमिक स्ट्रोक का पेशेंट है तो इसको बोलने में कठिनाई होगी, इसको हेडेक होगा लेकिन थोड़ा कम हेडेक होगा। और दूसरी चीज़ क्या होगा कि जो जब हम एक टॉर्च लेंगे, टॉर्च लेने के बाद जब हम इसकी प्यूपिल में लाइट मारेंगे तो इसमें क्या होगा कि अगर इस्चेमिक स्ट्रोक है तो यहाँ पर दोनों प्यूपिल बराबर रिस्पॉन्ड करेगी। इस चीज़ को आप ध्यान रख लें कि दोनों प्यूपिल बराबर रिस्पॉन्ड करेगी, बोलने में उसको कठिनाई होगी लेकिन वो कॉन्शियस रहेगा। उसके बाद में जो है इसको हेडेक होगा लेकिन बहुत सीवियर नहीं होगा, ये एकदम कॉमन हेडेक इसको होगा। ठीक है। There's no internet connection right now because you're in airplane mode. इसके बाद में जब हम हेमोरेजिक जो स्ट्रोकिंग हुई होगी उस पेशेंट के अगर प्यूपिल के ऊपर हम लाइट मारते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्यूपिल जो है वन साइड की जो है, जिस साइड आपको अफेक्ट हुआ है उस साइड की प्यूपिल आपको डायलेट मिलेगी, फैली हुई मिलेगी, और जो छोटी जो सेकंड साइड है वहाँ की प्यूपिल नॉर्मल। तो कुल मिला के अगर दोनों प्यूपिल सही रिस्पॉन्ड कर रही है तो ये इस्चेमिक स्ट्रोक का इंडिकेशन है। और अगर पेशेंट बड़बड़ा रहा है, बोल रहा है, तो भी इस्चेमिक स्ट्रोक का इंडिकेशन है। लेकिन अगर उसको आपको ये लग रहा है कि भाई ये कंप्लीट अनकॉन्शियस है, इसकी आप प्यूपिल डायलेट कर रहे हैं और सीवियर हेडेक की अगर वो शिकायत कर रहा है, सीवियर हेडेक यानी दर्द से सर फटा जा रहा है, इस प्रकार के हेडेक की अगर शिकायत है तो ये क्या होगा, ये हेमोरेजिक जो स्ट्रोक है उसको हम क्लिनिकली इसको क्या कर सकते हैं, एक छोटा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें भी समझ नहीं आ रहा है तो हमें इस पेशेंट की क्या कराना पड़ती है, इस पेशेंट की हमको सीटी स्कैन कराना पड़ती है। अब पहले हम बात कर लेते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक के मैनेजमेंट की, क्योंकि अगर हेमोरेजिक स्ट्रोक है तो हमारे पास हमारे क्लिनिक्स पे इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं कि अगर बहुत सारा ब्लड क्लॉट हो गया है ब्रेन के अंदर तो हम उसे तत्काल, भले ही हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत सारी हमारे पास ऐसी दवाएं हैं जिससे हम वर्क कर सकते हैं, लेकिन हम पर्टिकुलर पेशेंट की जो सडन ऑनसेट की कंडीशन है उसको हम मैनेज नहीं कर सकते। इसीलिए हेमोरेजिक स्ट्रोक पे मैं बात करूंगा, लेकिन बाद में बात करूंगा।
अभी हम इस्चेमिक स्ट्रोक की बात करते हैं कि तत्काल की कंडीशन में हमें क्या करना है। तो जैसे ही हम इस्चेमिक स्ट्रोक पे जाते हैं तो जैसे हमने बताया कि वेसल ब्लॉक होती है यहाँ पर। तो ये बात अलग है कि सोर्स ऑफ क्लॉट का पता हम बाद में लगा सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे ब्लड वेसल में ब्लड क्लॉट हुआ है तो उस कंडीशन पे हमें क्या करना है। तो उस कंडीशन पे सबसे पहले हमें दो काम हम कर सकते हैं कि सबसे पहली चीज़, हमें वेसोडाइलेटर एक मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि वेसल्स को थोड़ा डायलेट करे और थोड़ा गैप दे उस पर्टिकुलर क्लॉट और ब्लड स्ट्रीम के बीच में। मतलब जहाँ से ब्लड पास आउट हो रहा है तो उस जगह पर वो थोड़ा सा डायलेट कर दे। तो उसके लिए हमारे पास C5 है, और C5 को उस पर्टिकुलर कंडीशन में मैं आपको बोल रहा हूँ आप इंजेक्ट भी कर सकते हैं, और लगातार पेशेंट की टंग पे भी हम उसको यूज़ करा सकते हैं। इवन ऑल एक्सटर्नली हम एप्लीकेट कर सकते हैं उसको नेक के एरिया पे और हेड के एरिया पे, जिससे कि वेसल थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। इसके बाद में हमें क्या करना होता है, हमें थ्रोम्बोलाइज करना पड़ता है पेशेंट को। और थ्रोम्बोलाइज करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, तो थ्रोम्बोलाइज करने के लिए हमें यहाँ पर हेपेरिन के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। वेसोडाइलेटर आपने दे दिया है, लेकिन हेपेरिन को बढ़ाने के लिए अगर हम बॉडी में देखें सबसे ज़्यादा हेपेरिन कहाँ बनता है, वो कैसे बाहर निकलता है, तो बॉडी में प्रोडक्शन ऑफ हिपेरिन के लिए चार चीज़ें जिम्मेदार हैं। और वो चीज़ें हैं, सबसे पहले आपका लीवर, उसके बाद में आते हैं आपके लंग्स, उसके बाद में आती है मास्ट सेल, उसके बाद में आते हैं बेसोफिल्स। मास्ट सेल और बेसोफिल की बात मैं करूंगा, उसको कैसे मैनेज करना है वो भी आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हमको कहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है, हमको हेपेरिन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो यहाँ पर जैसे ही हम लीवर और लंग्स की बात करते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि C5 आपके पास आ गई है। अब हम यहाँ पे C5 के साथ में C5 को हम दे चुके हैं उसको वैसोडाइलेटर करने के लिए, लेकिन S5 का हमको यहाँ पर यूज़ करना है। तो S5 का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। और उस तरीके में क्या है कि धीरे धीरे हम S5 के जो लेटर डाइल्यूशन है उसको लगातार ड्रॉप बाय ड्रॉप पेशेंट की टंग पे डालते जाएं। यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप का ये मतलब है, क्योंकि S5 का एक फंक्शन ये होता है कि वो सर्कुलेटरी सिस्टम को के मोटार फंक्शन जो होते हैं, तो ऐसे मोटार फंक्शन जो सर्कुलेटरी सिस्टम को मैनेज करते हैं उसके ऊपर भी उसका प्रभाव होता है। इसलिए हम जैसे वाई को लगातार 10-10 ड्रॉप डाल रहे थे, तो हम वैसा यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे हिपेरिन को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे हमको क्या करना है कि हर मिनट पे, हर 5 मिनट पे एक एक ड्रॉप हम पेशेंट के टंग पे डाल सकते हैं। या फिर हम चाहें तो S5 और C5 का इंजेक्शन 2-2 ड्रॉप दोनों मेडिसिन को लेके और एक 1 ml डिस्टिल वाटर में डाल के हम उस इंजेक्शन को लगा सकते हैं, IV यूज़ कर सकते हैं। बी का यहाँ पर हमें बिल्कुल प्रयोग फिलहाल में नहीं करना है, क्योंकि अगर एग्राविजन हो गया तो उसके स्ट्रोक बढ़ सकते हैं, हो सकता है उस पेशेंट को फिट्स जैसी कंडीशन आ जाए। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। C5 को हम वेसोडाइलेटर के रूप में यूज़ कर रहे हैं, और S5 यूज़ करने का फिलहाल में कारण ये है हमारा कि हमें हिपेरिन को मेंटेन करना है, हिपेरिन को बढ़ाना है, जो कि क्या करेगा, थ्रोम्बोलाइज्ड करेगा और उस पर्टिकुलर क्लॉट के ऊपर काम करेगा। ये हो गई। दूसरी चीज़, जब मैंने मसल टोन की बात किया था तो वहाँ पे भी हमें मोटार फंक्शनिंग को ही मेंटेन करना था। तो उस हिसाब से भी आप पुराना वीडियो फिर से देखेंगे तो उस हिसाब से भी ये S5 हमें यहाँ पे यूज़ करना है। अब इसका दूसरा ये हम काम कर सकते हैं कि अगर लीवर रीजन पर लगातार हम S5 RE या S5 और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का कॉम्प्रेस हम करते रहें लीवर रीजन के ऊपर, तो इससे ये होगा कि लगातार ये होगा कि ये हिपेरिन का जो प्रोडक्शन है उसको क्या करेगा, उसको एक्टिवेट करने का काम करेगा। और इससे ये होगा कि जो मेडिसिन हम ओरली दे रहे हैं कि वो लीवर पे जाएगी, उसके बाद काम करेगी, तब तक हम कॉम्प्रेशन में कॉम्प्रेस करके लगातार लीवर के ऊपर हम S5 और RE या S5 और बी का कॉम्प्रेस लगातार करते रहेंगे, जिससे कि वो हिपेरिन का जो है एक्टिवेशन वो बनता रहे।
क्योंकि हिपैरिन लंग्स से भी रिलेट करता है, तो हम अपने चेस्ट एरिया के ऊपर भी यहाँ पर S5 और RE या S5 और BE का जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया है उसके हम कंप्रेशन लगातार कर सकते हैं, जिससे कि हिपैरिन का लेवल बढ़ेगा और ये क्लॉटिंग जो है वो क्या हो सकती है, ये क्लॉटिंग आपकी जा सकती है। दूसरी बात ये है कि 1 घंटे से 3 घंटे बीच का जो समय है ये पैरालिसिस पेशेंट के लिए गोल्डन टाइम कहलाता है। तो इसी के बीच में अभी जो मैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ, इसी 1 से 3 घंटे के बीच की बता रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हमें क्या रोकना है, हमें रोकना है कि 1 मिलियन न्यूरॉन्स पर 1 मिनट में डेड हो जाते हैं अगर हम इस तरीके का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर हम ना डालें, तो धीरे धीरे इस स्थिति में ये होगा कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो बिगड़ने लगेगी। यहाँ पर सबऑर्डिनेटली अगर हमारे पास में हमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो पहले तो आपने वाई और S6 की पॉजिटिव डोज और वाई की पॉजिटिव डोज के साथ में आपने क्या किया कि बीपी को आपने पहले कंट्रोल कर लिया है। जैसे ही बीपी कंट्रोल हो सकता है, तो जिस तरीके से हम यहाँ पर S6 और वाई को अल्टरनेट पे यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम चूंकि C5 और S5 को हम दे रहे हैं वेसोडायलेटर और हिपैरिन को बढ़ाने के लिए, अभी ए ग्रुप की यहाँ पे फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत कब होगी कि अगर मेरे पास वाई नहीं है तो मैं A1 का या फिर A2 का मैं हायर डाइल्यूशन यूज़ करूँगा, F1 का हायर डाइल्यूशन यूज़ करूँगा। लेकिन अगर मेरे पास S6 है और वाई है तो मैं इनको पॉजिटिवली यूज़ कर रहा हूँ, और S5 C5 में दे रहा हूँ मोटार बैलेंसिंग के लिए, हेपेरिन को बढ़ाने के लिए और वेसो डायलेशन के लिए। और ये मैं दे रहा हूँ LD में दे रहा हूँ, मतलब लेटर डायल्यूशन में दे रहा हूँ 5-6-4-4-5-6 जो भी है उसमें दे रहा हूँ। लेकिन इसकी जो डोजोलॉजी है वो कॉन्स्टेंटली रहेगी। इसको फुल पॉजिटिव डोज में ऐसा नहीं कि 10 ड्रॉप 20 ड्रॉप 50 ड्रॉप एक साथ देना, नहीं। हमें इसको हर 1 मिनट में 1 ड्रॉप, हर 1 मिनट में 1 ड्रॉप या हर 2 मिनट में 1 ड्रॉप ऐसे टाइमली सेट करके लगातार पेशेंट को देना है। साथ ही साथ में लीवर रीजन के ऊपर, चेस्ट के ऊपर आप S5 और RE का हॉट कॉम्प्रेस करेंगे। तो इस स्थिति में ये जो 1 मिलियन न्यूरॉन्स जो हर मिनट मर रहे हैं उससे हम बच सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं और जो ब्रेन का डैमेज कम होगा। अब इसी कंडीशन में कभी कभी ये होता है कि अगर फिट्स आने लगते हैं पेशेंट को, कई पेशेंट्स में ऐसा होता है कि फिट्स आने लगते हैं, तो सबसे पहले O2 लेवल को मेंटेन करना है। और इस कंडीशन में फिर हमने देखा था कि जब हमने मसल टोन पढ़ी थी, तो यहाँ पे सेंसरी मसल स्पिंडल और सेंसरी जो फंक्शनिंग हमने देखी थी कि वो क्यों जरूरी है मैनेज करने के लिए। तो जब अगर ये फिट्स की कंडीशन आती है, अगर फिट्स नहीं है तो आप ऊपर वाले में चलते रहिए। अगर फिट्स आ गया, तत्काल फिट्स आ गया, तो यहाँ पे आपको फिर सेंसरी कंट्रोल्स ऑफ ब्रेन है उसको ध्यान में देते हुए S3 C3 F1 इसको हायर डाइल्यूशन में आपको यूज़ करना है, लगातार यूज़ करना है, हर 2-2 5-5 मिनट पे यूज़ करना है। 5 ड्रॉप्स करके आप कंडीशन के हिसाब से उसके ड्रॉप्स भी बढ़ा सकते हैं, उसको यूज़ करना है। और वाई येलो इलेक्ट्रिसिटी या फिर वाइट इलेक्ट्रिसिटी को फुल पॉजिटिव डोजेज में हर मिनट पे टंग पे आपको 10 ड्रॉप ऐसे डालना ज़रूरी है। अब इतना मैनेज हो जाने के बाद में फिर आता है सोर्स ऑफ क्लॉट का पता लगाना। तो सोर्स ऑफ क्लॉट का पता लगाने के लिए फिर हम उसके कोगुलेशन टाइमिंग को चेक कर सकते हैं, हम उसके कोलेस्ट्रॉल को चेक कर सकते हैं, हम उसकी ऐसी चीज़ें जो भी ब्लड को क्या करती हैं, थिक करती है, उसका पता लगा सकते हैं और उसका इलाज हम आगे कर सकते हैं। अब सबसे पहले इस वीडियो में हमने क्या सीखा है कि हमें सबसे पहले हाई बीपी को मैनेज करना है। उसके बाद हमें ये डिफाइन करना है, ये डिसाइड करना है कि ये इस्चेमिक स्ट्रोक है या ये हेमोरेजिक स्ट्रोक है। उसके भी 2 मॉर्बिड सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में हमें कैसे आगे बढ़ना है, तो हमें ऐसे आगे बढ़ना है कि वेसोडायलेटर पे काम करना है। उसके बाद में हमें हिपैरिन के ऊपर काम करना है। और उसके बाद में हम हिपैरिन के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएंगे
वो आपको बताया है। अगर फिट्स की कंडीशन आती है तो हमें क्या करना है वो आपको बताया है। अब पर्टिकुलर हिपेरिन को कैसे मैनेज करना है, और वो जो चार चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि लीवर, लंग्स, इसके बाद में बेसोफिल एंड मास्ट सेल्स, तो इसकी बात करते हैं अगले वीडियो पे। जब तक बने रहिए। सब कुछ बता दिया मैंने आपको, फिर भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ये ना बोलिएगा कि विक्रम सर आपने बताया नहीं था। विक्रम सर ने बोला था, बताया भी था, आप लोगों ने नहीं पूछा।